हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू एसके कंसेप्ट्स यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 पावर शेयरिंग का लेक्चर 2 करने वाले हैं, विच इज आल्सो गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। और इसमें हम इंपॉर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग और उसकी फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। और इस लेक्चर में डाइव करने से पहले हम जान लेते हैं, हम इस चैनल पे साइंस और एसएसटी एकदम डिटेल में करने वाले हैं। और एसएसटी करने का हमारा सीक्वेंस रहेगा, पहले हम पॉलिटिकल साइंस खत्म करेंगे, फिर उसके बाद हम ज्योग्राफी खत्म करेंगे, फिर हम इकोनॉमिक्स, और हम लास्टली हिस्ट्री खत्म करके अपनी पूरी एसएसटी को रैप अप करेंगे। और साइंस में तो हम चैप्टर वाइज चल ही रहे हैं। और कल हमने इसका चैप्टर 1 लेक्चर 2 अपलोड करा था, जिसमें हमने केमिकल रिएक्शन लिखना जाना था और केमिकल फार्मूला कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हमने रिवाइज करी थी। और बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हमने इस टॉपिक को एंड करा था। और आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग और उसकी पावर शेयरिंग की क्या क्या फॉर्म्स होती हैं इसको करेंगे। और हम एक कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे, जिसमें हम बेल्जियम और श्रीलंका को इंडियन फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग से कंपेयर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बेल्जियम और श्रीलंकन मॉडल को डिटेल में स्टडी करा था कि वहाँ पे क्या हुआ था, क्या सोल्यूशन निकाले थे और क्या आउटकम रही थी। तो इसको हम एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं, और इसी रिवाइज करते करते ही हम इसको इंडियन फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग से कंपेयर भी कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद बेल्जियम। देखो, बेल्जियम एक बहुत छोटी सी कंट्री है यूरोप में, जिसमें डाइवर्स लिंग्विस्टिक ग्रुप है। लिंग्विस्टिक ग्रुप में डच और फ्रेंच मोस्टली डोमिनेट होते हैं। जर्मन सिर्फ 1% है, बट फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 40% ऑफ द टोटल बेल्जियम पॉपुलेशन, विच डच कंप्राइजिंग ऑफ 59% ऑफ द टोटल बेल्जियम पॉपुलेशन। और इस पॉपुलेशन के बीच में इन्होंने एक फेडरल सिस्टम अडॉप्ट करा था, जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन था जज डच और फ्रेंच दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप्स का। और उनके बीच में उन्होंने पावर शेयरिंग करी थी, जिसमें जो कोई भी मेजर रूल है वो पास नहीं हो सकता जब तक दोनों की राजी ना हो, जब तक दोनों की सहमति ना हो उस पर्टिकुलर लॉ पे। तो एक काफी एफिशिएंट और काफी समझदार पावर शेयरिंग मॉडल के बारे में देना था जाना था। और इसने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी ऑल्सो स्टेब्लिश करी थी इन्होंने, जिसमें क्या था कि दे वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी थिंग्स लाइक एजुकेशन, कल्चर और लैंग्वेज रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं। हर एक कम्युनिटी को पावर दी गई थी कि वो अपने खुद के लॉज बना सकते हैं। और इन्होंने काफी स्पेशल लॉज भी लाए थे, जिसमें माइनॉरिटी प्रोटेक्शन इन्होंने लाया था। तो इससे क्या हुआ था कि देखो, दो पावर शेयरिंग का मॉडल था, वो बेशक कॉम्प्लेक्स हो गया था, बट इट इंश्योर कि वहां पे कोई राइट ना हो, कोई प्रोटेस्ट ना हो। इसमें ये अपनी स्टेबिलिटी इंश्योर करी थी। तो एक बार पीपीटी में भी रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इन बेल्जियम, पावर शेयरिंग इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज। डच, विच comprises quickly 59% of the total population. French comprises 40% of the total population, and with German language speaking comprising 1% of the total population. They adopted a federal system with equal representation, ensured laws, special laws ensure minority protection. Example: community government controls culture, education, and language related laws. Language related laws and issues. रिजल्ट: दिस रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एंड इंश्योर्ड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और इससे वहां पे काफी ज्यादा स्टेबल गवर्नमेंट बन गई थी। अब यहीं पे श्रीलंका का मॉडल पढ़ते हैं, जिसमें एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ पावर शेयरिंग हुआ था। श्रीलंका हम सभी जानते हैं, हमारा काफी डियर नेबर है। श्रीलंका में भी काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है, जिसमें जो हमारी सेनाला कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है। और जो हमारी जो मार्जिनलाइज जो माइनॉरिटी में तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है। तो इसलिए जो श्रीलंका में जो सेनालिस गवर्नमेंट बनी, उसने तमिल को बहुत ज्यादा रिप्रेस तमिल स्पीकिंग को बहुत ज्यादा रिप्रेस करते गए। और जो सेनाला थे, उन्होंने बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करा, जैसे जो एजुकेशन है, जो लॉज है, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उसमें अपनी कम्युनिटी को फेवर करा, और जो तमिल थे वो नेग्लेक्ट होते रहे। और इसका रिजल्ट क्या रहा? इसका रिजल्ट रहा काफी ज्यादा सिविल वॉर, जिसमें जो हमारी जो डेथ टोल था, डेथ टोल वाज 70,000 प्लस डेथ्स। और दिस एंडेड ऑफिशियली इन 2009 एंड स्टार्टेड इन 1980s और खत्म हुआ 2009 में। देन यू कैन इमेजिन कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी। और इसकी वजह से वहाँ पे कंट्री ऑल ओवर कंट्री काफ़ी इंस्टेबिलिटी आ गई थी। नाउ अब इसको हम अपने इंडिया से कंपेयर करेंगे। देखो, इंडिया में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डिवीजन है। इफ यू डोंट नो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी पे ही होने वाला है, इसी इसी लेक्चर में।
और इंडिया में लिंग्विस्टिक कल्चर और रीजनल डाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिली है। लाइक पार्लियामेंट में सभी का रिप्रेजेंटेशन है। कोई लॉ अगर पास होता है तो उनकी वहाँ पे राय मांगी जाती है, उनके व्यूज़ माने जाते हैं, तभी वो लॉ पास होता है। इंडिया में फंडामेंटल राइट्स का एक यूनिक सिस्टम है जिसमें हर एक इंडिविजुअल रिस्पेक्टिव वो कहाँ से है, कैसा दिखता है और क्या रिलीजन है, कुछ मायने नहीं रखता। हर एक इंडिविजुअल को फंडामेंटल राइट मिले हैं। रिजर्वेशन सिस्टम है और लैंग्वेज रिकॉग्निशन है। इंडिया में अगर आपको नहीं पता तो 8 शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें लैंग्वेजेस को ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिला है। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो हमारी इंडिया में एक बहुत अच्छी यूनिटी है डाइवर्सिटी में, कोई एक दूसरे से भेदभाव नहीं है और हम एक डेमोक्रेटिक स्टेबल कंट्री हैं। और अब हम करते हैं कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है? देखो, पहली बात तो है कि ऑल ओवर कंट्री हमें स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी। देखो, अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो क्या होगा कि जो कंट्री में राइट्स होंगे, बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। जैसे हमने श्रीलंका में देखा कि वहाँ पे राइट्स हुए ऑल ओवर, बहुत सारी डेथ हुई, 70,000 प्लस डेथ हुई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं था, तुमको रिप्रेस करा गया बस इसी चक्कर में। तो इसलिए पावर शेयरिंग डिजायरेबल है। और दूसरा होगा कि इक्वलिटी। देखो, अगर कल को हमें कोई रिप्रेस करे तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हम ये क्यों बोल पा रहे हैं अच्छा नहीं लगेगा? क्योंकि आज तक हमें रिप्रेस करा नहीं गया, क्योंकि इंडिया का जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है वो इतना स्ट्रांग है कि आज तक हमें कभी गवर्नमेंट के डिसीजन में इतना रिप्रेस फील नहीं करा गया। तो इस ये क्यों नहीं करा गया? क्योंकि हमें इक्वालिटी है। और ह्यूमैनिटेरियन राइट्स, ह्यूमैनिटेरियन राइट्स, जो हमारे ह्यूमैनिटेरियन राइट्स हैं, जो इंसान को बेसिक राइट मिलने चाहिए, तो उसके लिए भी पावर शेयरिंग डिजायरेबल है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो भाई मेजोरिटी गवर्नमेंट में, वो तो माइनॉरिटी को सप्रेस करती रहेगी, तो ह्यूमैनिटेरियन राइट्स तो शब्द भी वहां पे वैलिड नहीं होगा। द नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं जिसे देश चलता है, उनमें रिप्रेजेंटेशन के लिए पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा डिजायरेबल है। तो देखो, ये 4 पॉइंट्स एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है। इन 4 को एक्सप्लेन करके लिख देना, तुम्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो अब हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में डाइव करते हैं। ये बहुत छोटा सा लेक्चर होने वाला है क्योंकि मेजोरिटी तो हमने लास्ट लेक्चर में ही ये सारे कवर कर दिए थे। तो अभी तक तो समरी थी। नाउ इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमने कर दिया कि जो गुड डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है वो डिफरेंट ग्रुप्स में, एक मैं लिख भी देता हूँ कि इम्पोर्टेंस में ही आएगा कि ये कि जो अ गुड डेमोक्रेटिक सिस्टम रिप्रेजेंट्स डिफरेंट ग्रुप्स और डिफरेंट ओपिनियंस एंड ऑल्सो डिफरेंट इंटरेस्ट। ठीक है। सो इसलिए एवरीवन गेट अ वॉइस एंड एवरीवन पार्टिसिपेट्स इन द डिक्टेटर इन सॉरी इन द डिसीजन मेकिंग। और इससे क्या इंश्योर होता है कि कोई डिक्टेटरशिप नहीं हो, कोई मिसयूज ऑफ पावर नहीं हो और एकदम बैलेंस्ड गवर्नमेंट बने। नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक अगेन। सो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग मैंने डिवीजन में लगा दिया है यहाँ पे ताकि हम एक अच्छे से इसको अपने टॉपिक को फ्रेम कर सके। सो नंबर 1 इज हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर। तो इसमें क्या होता है? हॉरिजॉन्टल शेयरिंग में आता है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, और इसमें आता है एग्जीक्यूटिव, और इसमें आता है जुडिशियरी। देखो, लेजिस्लेचर मेक्स लॉस, इसमें आता है जैसे पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जिसके लिए इलेक्शंस होते हैं। एग्जीक्यूटिव में आता है हु इम्प्लीमेंट लॉज,
एग्जाम्पल पुलिस। और जुडिशरी में आता है हु इंटरप्रेट्स लॉज, हु इंटरप्रेट्स लॉज। और हु चेक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉज। ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या होता है कि जो लेजिस्लेचर होता है वो लॉ बनाता है जैसे पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव लॉज को इम्प्लीमेंट करता है जैसे पुलिस, और जुडिशरी लॉज को इंटरप्रेट करता है और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करता है जैसे जुडिशरी, एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती है। तो ये सारे एक दूसरे पे चेक रखते हैं कि सब अच्छे से काम करें। लेकिन इन सब में एक क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर है, जैसे लेजिस्लेचर जुडिशरी के काम नहीं कर सकता, जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर और जुडिशरी के काम नहीं कर सकता, जो जुडिशरी है वो लेजिस्लेचर के काम नहीं कर सकता। तो इसमें क्लियर शेयरिंग ऑफ पावर है और इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर। तो एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि नो ऑर्गन कैन बिकम ऑल पावरफुल, दैट्स व्हाई this sharing of power is democratically important and also democratically safe. नेक्स्ट आता है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। नेक्स्ट इज वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अब इसमें क्या होता है, जो हमारी इसमें गवर्नमेंट है वो डिवाइड होती है, सबसे ऊपर आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आती है स्टेट गवर्नमेंट्स, फिर आती है हमारी लोकल गवर्नमेंट्स। लोकल गवर्नमेंट्स के एग्जांपल होते हैं जैसे एमसीडी, दिल्ली में एमसीडी है म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटीज, और पंचायत। तो ये क्या इंश्योर करती हैं, इंश्योर करती हैं कि एक गवर्नमेंट पे सारी पावर्स नहीं हो और उनका डिवीजन हो, ताकि वो अपने अपने लेवल पे किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी जो दिक्कत आती है, कोई भी इशू आता है उसका एक एफिशिएंट सोल्यूशन कर पाए। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है डेट मेनली हैंडल नेशनल इश्यूज, नेशनल लेवल पे काम करते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में जो भी इश्यूज आ रहा है, जो भी चीजें आ रही हैं उनका सॉल्यूशन और रूल्स बनाना उसको हैंडल करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे काम करती है, जैसे जो हर एक स्टेट होता है उसकी कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं, कुछ स्पेशल लॉज की जरूरत होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट रीजनल इशू, स्टेट लेवल इश्यूज को सॉल्व करती है। और जो हमारी लोकल बॉडीज होती हैं वो लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। अब जैसे मान लो जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो कहीं पे किसी की गली खराब है, ये सब थोड़ी चेक करेगी, ये काम तो लोकल गवर्नमेंट का हुआ ना। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे काम करती है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे, और लोकल गवर्नमेंट लोकल लेवल प्रॉब्लम को काम करती है। और इस पूरे सिस्टम को हम एक इंपॉर्टेंट शब्द कहते हैं, आपने सुना भी होगा इंडिया के रिस्पेक्ट में, इट इज फेडरलिज्म। दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज कॉल्ड एज फेडरलिज्म। Also, this division ensures that the power is not concentrated at one level and governance become more efficient and closer to the people। ये एक important लाइन है, इसको जरूर लिख लेना, एग्जाम में काम आएगी। मैं रिपीट कर देता हूँ, this division ensures that power is not concentrated at one level and governance become more efficient and closer to the people। Now, next थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होती है हमारी, थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स। एग्जाम्पल, इंडिया में रिलीजियस ग्रुप्स हैं, कोई रोकता नहीं ना, ऐसे मंदिरों में ग्रुप्स बने होते हैं कीर्तन वगैरह के लिए, तो वो रिलीजियस ग्रुप्स में आता है, रिलीजियस ग्रुप्स। लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, लिंग्विस्टिक इज लैंग्वेज बेस्ड ग्रुप, लैंग्वेज लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। नेक्स्ट कम सोशली वीकर, सोशली वीकर सेक्शंस। तो इसका जो मेन एग्जांपल हो सकता है लिंग्विस्टिक ग्रुप्स का, वो हो सकता है बेल्जियम की गवर्नेंस जो हमने देखी थी, जिसमें फ्रेंच के लिए अलग, कम्युनिटी के लिए अलग मतलब गवर्नमेंट थी, और डच स्पीकिंग के लिए अलग थी, जर्मन स्पीकिंग के लिए अलग थी। रिलीजियस ग्रुप्स के लिए इंडिया में देख सकते हैं कि
जो फ्रीडम दिया गया है कि इंडिया का जो फंडामेंटल राइट है उसमें एक लिखा हुआ है कि देयर इज द रिलीजियस ग्रुप्स कैन मैनेज देयर ओन फंक्शंस एंड देयर ओन रूल्स। तो इंडिया में रिलीजियस ग्रुप्स को भी फ्रीडम मिली हुई है। और जो सोशली वीकर सेक्शन है जैसे एसटी एससी ओबीसी और अपने ईडब्ल्यूएस हैं उनको भी एक रिजर्वेशन मिला है। तो रिजर्वेशन इंडिया का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो सोशली वीकर और माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप्स को एम्पावर करता है। So this type of power sharing ensures social justice and equality. Now, fourth form of power sharing आता है हमारा power sharing among political parties. Among political parties. और इसमें आता है कि जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है वो compete करती हैं टू फॉर्म द गवर्नमेंट। और पॉलिटिकल पार्टीज पे कोई रोक नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसको मना कर देंगे तू इलेक्शन नहीं लड़ेगा या तू नहीं लड़ेगा, नहीं। एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज अ फ्रीडम टू कंटेस्ट इन इलेक्शन एंड नो वन इज बाउंड to them. So every political party has freedom to contest election। बस सारा काम लीगली होना चाहिए। सो यस दिस इज दी ऑल फॉर्म फोर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। और एक और फीचर होता है इंडिया में जैसे कोलिशन गवर्नमेंट जो होती है हमारी। कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए किसी भी टाइप की जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे इलेक्शन हुए मान लीजिए, उसमें गवर्नमेंट बनाने के लिए 51% वोट्स चाहिए। लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी के 48% वोट है, लेकिन 3 शॉट है, किसी और के सिर्फ 3% गवर्नमेंट है वोट्स हैं। तो दोनों की आइडियोलॉजी अगर सेम है तो ये दोनों मिलके अपने टोटल वोट्स 51% कर लेते हैं एंड दे फॉर्म दी गवर्नमेंट। और ये गवर्नमेंट फॉर्म कर देते हैं। इस चीज को हम कहते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। लेकिन इसके क्राइटेरिया ये होते हैं कि दोनों की सेम आइडियोलॉजीज होनी चाहिए कि आगे चल के मान लीजिए कोई रूल बना रहा है या कुछ हो रहा है तो दे डोंट क्लैश विद ईच अदर। तो इसको हम कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। और इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कि मैंने क्या लिखा है। ओके, सो डेट्स ऑल विद द लेक्चर गाइस। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस चैप्टर को शुरू करेंगे। और सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड जॉइन द टेलीग्राम चैनल। उसका लिंक मैं इस वीडियो के बायो में भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में तो है ही। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन द टेलीग्राम चैनल, उसमें सारी पीडीएफ्स हैं। So thank you everyone for watching this video and have a nice day. See you in the next video with the next chapter.